नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7:30 बजे हैं और बात उत्तराखंड की करते हैं। सबसे पहले बात उस बयान की करते हैं बीजेपी नेता के, जिसके बाद भूचाल मच गया है। ये बात है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पर टिप्पणी की और उनकी इसी टिप्पणी पर विवाद गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदय की जो उम्र हो गई है, इस उम्र में आखिर उनसे कौन संपर्क करेगा। और इसी बयान पर अब तीखे पलटवार भी हो रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रम में भीमताल पहुंचे थे बंशीधर भगत, जहां पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कहती हैं कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं और इसके बाद बेहद विवादित टिप्पणी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि इस उम्र में उनसे कौन संपर्क करेगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की हंसी। जाहिर सी बात है, तीखा पलटवार आना ही था। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि यह बयान आहत करने वाला है, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी हाईकमान को इस पर विचार करना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भगत इतने पर नहीं रुके। कार्यक्रम के बाद भी भगत ने एक और दावा किया। भगत ने 2 कदम निकलते हुए दावा किया कि बीजेपी का कोई भी नेता कहीं नहीं जा रहा, उल्टा इंदिरा हृदय अपने बेटे समेत बीजेपी में ना आ जाएं। संपर्क करने को कोई अच्छी चीज है तो संपर्क करें, अब उससे क्या संपर्क करें? ये केवल अफवाह है। सच्चाई ये है कि कहीं श्रीमती इंदिरा हृदय और उनके सुपुत्र भाजपा में ना आ जाए, ताकि चुनाव लड़े यहाँ से। इधर राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर होने वाली नर्सिंग भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मानकों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। सीएम ने हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि 30 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाए, जिसके बाद फॉर्म 16 भरने की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। सीएम ने आने वाली कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। बेरोजगार युवाओं ने सीएम से इस मामले में ढील दिए जाने की मांग की थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा एग्जाम फॉर्म भर सके। इधर उत्तराखंड वन विभाग में अगले 3 महीने में 10,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है। फॉरेस्ट चीफ का पदभार ग्रहण करने के बाद आईएफएस राजीव भरतरी ने आज एक मीटिंग बुलाई थी। मुख्यालय में ये मीटिंग हुई थी, सीनियर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई थी, जिसमें अगले 3 महीने में होने वाले कामों का प्लान बनाया गया। भरतरी ने कहा कि सरकार ने कुछ गोल फिक्स किए हैं रोजगार और ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जिन पर अगले 3 महीने में काम नजर आना चाहिए। उन्होंने ऑफिसर्स को टारगेट ओरिएंटेड काम करने के निर्देश दिए। विभाग से सरकार की अपेक्षा है 10,000 रोजगार के अवसर विकसित करना और कार्यक्रमों में अधिक पारदर्शिता बरतना। उत्तराखंड में समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन बेहतर माध्यम साबित हो रही है। लगातार इसके लाभार्थियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अपनी सरकार पोर्टल लॉन्चिंग की तैयारी है। फरवरी 2019 में उत्तराखंड में 1905 नंबर की सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हुई। पिछले 22 महीने में इस हेल्पलाइन ने रिकॉर्ड लोगों की मदद की है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले 40,000 लोगों की शिकायतें दूर हो चुकी हैं, जबकि 15,000 शिकायतों पर काम चल रहा है, जिन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। तब मैंने सीएम हेल्पलाइन 509 में शिकायत दर्ज की, जिसके फलस्वरूप तीसरे दिन ही विभाग के द्वारा लिखित कार्रवाई कोषागार को भेजी गई और 15 दिन के भीतर माताजी का समस्त जो एरियर
था वो भुगतान हो गया। सीएम हेल्पलाइन में फोन के साथ ईमेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं और यहां से शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं। करीब हफ्ते भर में समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। इस हेल्पलाइन की सफलता के बाद अपनी सरकार नाम से पोर्टल लॉन्च किया जाना है, जिसमें 250 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। अपनी सरकार का देखे, जैसे हमारा उत्तराखंड में अपनी शब्द सीएम साहब ने इसमें दिया है, इससे प्रदेश के सारे जितने भी मैक्सिमम ऐसे विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हैं, उन विभागों में कोई भी आवेदन जो होता है वो अपनी सरकार के माध्यम से करा जाएगा। और दूसरा, अपनी सरकार जो है सेवा के अधिकार से भी जुड़ा होगा। अब आने वाले दिनों में स्थायी निवास सर्टिफिकेट हो या फिर बिजली पानी के कनेक्शन हो या फिर बिल जमा करने हो, समस्याओं के समाधान के साथ ये सारे काम भी ऑनलाइन ही होंगे और वो भी तय समय के अंदर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अगली खबर थोड़ा परेशान करने वाली, उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। आज देहरादून में 2 कौवों की डेड बॉडी मिली है। मृत मिले 2 कौवे। देहरादून में बीते 3 दिनों में 5 कौवे मृत मिले हैं और ये सभी कौवे शास्त्री नगर कोलागढ़ एसएसपी ऑफिस के पास मिले, जिसके बाद मृत कौवों का एक सैंपल HSADL भोपाल भेजा गया है जांच के लिए। और बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए देहरादून जू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जू में करीब 300 से ज्यादा पशु और पक्षी मौजूद हैं। इसके अलावा रेस्क्यू सेंटर भी है यहाँ पर। जू में अगले आदेश तक किसी भी रेस्क्यू बर्ड को लाने पर रोक लगा दी गई है। हम इसमें जितने भी प्रिकॉशन गाइडलाइंस भारत सरकार और CZD द्वारा जारी किया गया, उसके हिसाब से हम इसका अनुपालन कर रहे हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन और स्टाफ को पूरा अलर्ट कर किया गया है। और अब आज का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। तो आज राज्य में कोविड के 254 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 9 लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना के कुल केसेस की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। एक्टिव कोविड केसेस की संख्या घटकर 3,700 हो गई है। आज की अगर बात की जाए तो आज देहरादून में सबसे ज्यादा 90 केस आए, तो वहीं नैनीताल में 76 नए मामले सामने आए। और इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज कोविड के वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में एक मीटिंग बुलाई। मुख्य सचिव ने गाइडलाइंस के मुताबिक सभी तैयारियां सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट आदि की उचित व्यवस्था की जाए, साथ ही सुपरविजन के लिए अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उधर पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक के बीडीओ द्वारा आत्महत्या की कोशिश, इस मामले की जांच शुरू हो गई है। परिजनों की शिकायत पर डीएम ने इस मामले की जांच सीडीओ को सौंपी है। मुनाकोट ब्लॉक के बीडीओ प्रकाश वर्मा ने ब्लॉक प्रमुख के पति समेत 3 लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आत्महत्या के प्रयास से पहले बीडीओ ने 3 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा था। बीडीओ का इस वक्त हल्द्वानी में इलाज चल रहा है। उनके परिवारजनों ने जो भी आरोप लगाए थे, उसके अनुसार हमने जो है एक जांच अधिकारी नामित किया है और मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से जांच संपन्न कराई जाएगी। जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें उसके उपरांत फिर जो भी कार्रवाई आवश्यक रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी के खिरसू में तैनात डिप्टी रेंजर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके कमरे से बरामद हुआ है। डिप्टी रेंजर शव कमरे के रोशनदान से लटका हुआ था। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की शुरुआत हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। और अब स्कूल कॉलेजों को लेकर बड़ी खबर यह है कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज फरवरी के पहले हफ्ते में खुल जाएंगे और सभी कुलपति के साथ सरकार की मीटिंग के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह यहां पर फुल टाइम कॉलेज खोले जाएंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था किस तरह की होगी, इसे लेकर सीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी। 20 से 25 जनवरी के बीच होने वाली इस मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी कि अब सर्दियों की छुट्टियों के बाद 100% छात्रों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी खुल जाएंगे। निश्चित रूप से हो जाएगा कि फरवरी फर्स्ट वीक में हम कॉलेजों को पूर्ण रूप से खोलेंगे। हम लोगों ने प्रैक्टिकल सब्जेक्टों के लिए बच्चों के लिए ओपन किया था, लेकिन अब 11 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी तक हमारी छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियों के बाद फरवरी में जैसे कॉलेज खुलेंगे तो हम भारत सरकार की जैसे SOP है उसका ध्यान रखते हुए
100% कॉलेजों को खोलने का विचार आज सभी कुलपतियों ने कहा है कि हमको जो है बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो और कोविड की भी सारी SOP को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों को खोलने का आज निर्णय किया गया है कि कॉलेज खोलने चाहिए। इसके लिए हम 20 और 25 तारीख के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी कुलपतियों की एक बैठक करने वाले हैं। और साल 2020 में सरकारी हो या फिर प्राइवेट सब स्कूल कोविड की वजह से बंद रहे। नए साल में उम्मीद थी कि स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मार्च तक स्कूलों की खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही। हालांकि कोरोना वैक्सीन आने के बाद प्राइवेट स्कूल खुलने की उम्मीद जरूर कहीं कहीं जताई जा रही है, लेकिन स्कूल खुद भी 5वीं तक के बच्चों को के लिए कक्षा खोलने के पक्ष में नहीं है। अब ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर काम चल रहा है। और हम आशावान हैं कि 2021 अप्रैल से और संभवतः मिड अप्रैल से जो हमारा नया सेशन शुरू होते हैं वो संभवतः 9th, 8th, 9th, 11th के साथ शुरू हो पाए। हाँ, मुझे छोटी क्लासों के लिए अभी थोड़ा संशय है। ऑनलाइन क्लास एक परंपरागत शिक्षण जो फेस टू फेस शिक्षण है उसका विकल्प तो नहीं हो सकता, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन वर्तमान में बच्चा बिल्कुल शून्य भी न रहे तो उसके लिए ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प है। एक तरफ दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसके स्कूल सबसे बेहतर हैं, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली के स्कूलों की तुलना पश्चिम बंगाल से की है और दिल्ली के स्कूलों की हालत पश्चिम बंगाल से भी खराब बताई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को दिल्ली के स्कूलों की तारीफ करते नहीं थके। देहरादून में आकर अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो भी दिखाया और दावा किया कि दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसे हैं। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक बयान में दिल्ली के पूरे एजुकेशन सिस्टम को निशाने पर ले लिया और कहा सिसोदिया की विधानसभा का एक स्कूल छोड़कर बाकी स्कूलों की हालत तो पश्चिम बंगाल से भी खराब है। दिल्ली में आप एक स्कूल को छोड़कर अगर किसी भी स्कूल में जाओगे तो खुद ही आप तय कर लोगे कि वहाँ की हालत क्या है स्कूलों की। ये जरूर है कि सिसोदिया के क्षेत्र में एक स्कूल उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, बाकी सारे स्कूलों की हालत जो है पश्चिम बंगाल से भी खराब है। पश्चिम बंगाल की बात करके धन सिंह रावत ने इशारों में उस केजरीवाल मॉडल को ममता बनर्जी के काम से भी खराब बता दिया जो खुद को बेस्ट बता रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल से बुरे हाल पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली और बंगाल की क्या तुलना। उनको जहां चुनाव होता है वहां की बात न करके केवल अपने राज्य में बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया। पश्चिम बंगाल से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा ये मानना है कि जैसा काम हमने किया है वो सब जनता के सामने है और अब उत्तराखंड के स्कूल भी हम देखने जा रहे हैं। जिस पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ, जिस पश्चिम बंगाल में अराजकता की बात बीजेपी के टॉप नेता कह चुके हों, वहां के स्कूलों से खराब हाल बताकर धन सिंह रावत ने केजरीवाल मॉडल पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और इशारों में बड़ा संदेश भी दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को चिट्ठी लिखी और दिल्ली में 6 जनवरी को खुली बहस के लिए आमंत्रित किया है। सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर कौशिक से कहा कि वो इस बार दिल्ली आए और दिल्ली में 6 जनवरी को उनका इंतजार रहेगा। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि वो दिल्ली आने पर मदन कौशिक को दिल्ली के स्कूल और केजरीवाल मॉडल दिखाएंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया 4 जनवरी को देहरादून पहुंचे थे और बहस के लिए मदन कौशिक को वहां भी उन्होंने चुनौती दी थी, बाकायदा उनका इंतजार किया था, लेकिन कौशिक पहले ही बहस से इनकार कर चुके थे। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर कामकाज की शुरुआत कर दी। आज ही उन्होंने कई फाइलों को निपटाया। आपको बता दें, सीएम बीते 18 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कोविड पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराना पड़ा, जहां से वो अभी तक अपने दिल्ली स्थित आवास पर होम आइसोलेशन में है। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कल ही उनसे दिल्ली मिलने पहुंचे थे। देहरादून पहुंचे धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जल्द ही दोगुनी रफ्तार से कामकाज शुरू करेंगे। सीएम की पत्नी और बेटी भी एम्स से घर लौट चुके हैं। दिल्ली में राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी भी दिखाई देगी। राज्य की ओर से झांकी का विषय केदार खंड रखा गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 6 फेज की मीटिंग के बाद उत्तराखंड की झांकी का चयन हुआ। इससे पहले साल 2019 में अनाशक्ति आश्रम विषय पर आधारित झांकी का प्रदर्शन हुआ था।
झांकी के आगे वाले भाग में राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल होगा। वहीं पीछे के भाग में केदारनाथ मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं को दिखाया जाएगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में, जो इस वक्त उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सरकार के लोगों की हर एक बूथ पे तैनाती की व्यवस्था यह हम सुनिश्चित कर लेंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां एक अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और ये भारत के लिए तो एक उपलब्धि है कि एक साथ अकेले देश भारत है जहां 2 वैक्सीन एक साथ आ रही हैं, तो यह हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। ये पॉजिटिविटी हर एक व्यक्ति तक पहुंचना भी चाहिए। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। उन अफवाहों पे ध्यान न दें, इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी स्तर पर किन्हीं कारणों से, देखिए व्यक्ति के यह वैक्सीन कोविड-19 के लिए है, उसको रोकथाम के लिए है। हो सकता है पहले से ही किसी अन्य बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है या कोई अन्य कारण हो सकता है। फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है तो वहां पे पूरी व्यवस्था, हर एक जगह जहां भी वैक्सीन देने की व्यवस्था होगी वहां होगी। फिर भी अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वहां पे उपचार की व्यवस्था और वहां पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग पॉजिटिव तरीके से करने के लिए सीएमओ इस बात को सुनिश्चित करेंगे। कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेना, विशेषज्ञों से इसकी जानकारी लेना, शासन को अवगत करा करके और फिर तुरंत मीडिया ब्रीफिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडिया में नेगेटिविटी चल रही है, अफवाह फैलाए जा रहे हैं, लोगों में भगदड़ और भय की स्थिति पैदा हो रही है और जिले के अंदर सीएमओ या जिलाधिकारी इन सब चीजों से अनभिज्ञ बने हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मीडिया ब्रीफिंग के लिए और मीडिया में क्या बोलना है यह आपके संज्ञान में होना चाहिए। शासन से इसकी जानकारी ले लें। मीडिया में बोलते समय इस बात को ध्यान रखा करें कि कम बोला करें और जितना बोलना है वह प्रभावी हो, तथ्यों पर आधारित हो। इन चीजों को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम हमें प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश किसी भी केंद्र से, किसी भी बूथ से, किसी भी जनपद से न हो, इसको हम देख लें। जगह जगह सीनियर अधिकारी विजिट भी करें, पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देने चाहिए। जैसे चुनाव के दौरान हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और अलग अलग स्तर के अधिकारियों को देख लें, क्योंकि वैक्सीन की आड़ में कुछ लोग अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब उत्तराखंड की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। ये खबर चंपावत से, जहां का एक युवक राजस्थान में ड्यूटी में तैनात था और वहां उसकी तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। मृतक जवान चंपावत के कनल गांव का रहने वाला नायब सूबेदार संजय पांडे का शव मंगलवार को उनके घर पहुंचा, जिसके बाद सैन्य सम्मान के बाद डिप्टेश्वर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उधर काशीपुर के कचनाल गाजी से लगे गुरुद्वारा के पास एक तेंदुए का शावक मिला है। शावक की उम्र 1 महीने बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने शावक को अपने कब्जे में ले लिया है और वेटनरी डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे जंगल में उसकी जगह छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा खेत में गुलजार का शावक जो लगभग 1 माह मानपुर में उजाला हॉस्पिटल के पास काश्तकार के खेत में गुलजार का शावक जो लगभग 1 माह का है वो मिला है।
उधर चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें, यहाँ पर भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी, औली के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बताया ये जा रहा है कि आगे भी ये बर्फबारी जारी रह सकती है। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। उत्तरकाशी में भी ऊंचाई वाले इलाकों पर स्नोफॉल, जिसकी वजह से ठंड वहां पर बढ़ गई है। हर्षिल घाटी समेत बड़कोट के गीठ पट्टी और मोरी के दूरस्थ गांवों में लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारी कर रखी है। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीम लगा दिए गए हैं। साथ ही बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही आपदा और जिला प्रशासन की टीम लगातार इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, मौसम के जैसा भी पूर्वानुमान था कि बारिश का दौर रहेगा और ये तीसरी चौथी बर्फबारी हमारे जनपद में देखने को मिल रही है। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जो रास्ते खोलने की जो टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं। बिजली आपूर्ति की टीम को भी हमने एक्टिव कर रखा है कि जैसे भी अगर बिजली का कहीं फॉल्ट जनरेट होता है बर्फबारी की वजह से तो उसको ठीक करेंगे। टिहरी विस्थापितों को प्लॉट आवंटन पर हाईकोर्ट ने सरकार और एमडीडीए को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल बीपी नौटियाल ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि टीएचडीसी द्वारा देहरादून और अजबपुर कला में प्लॉट और पार्क आवंटित किए गए, जिसमें अब भी टिहरी के विस्थापितों को प्लॉट आवंटित नहीं हुआ है, जबकि बाहरी लोगों को इसका फायदा मिल गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि जो प्लॉट टिहरी विस्थापितों के लिए है उन्हें बाहरी लोगों को देने पर रोक लगाई जाए और जो आवंटन किए गए हैं उन्हें निरस्त किया जाए। इधर प्रदेश के हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब पुलिस मुख्यालय में कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में सिटी यूनिट पेट्रोलिंग की तर्ज पर हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती की गई है, ताकि 312 नए पदों पर भर्ती की भी तैयारी हो रही है और हाईवे पेट्रोल में करीब 100 गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी, जिसके लिए मुख्यालय स्तर से शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। हाईवे के लिए ये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट सीधे डायल 112 के साथ 108 से भी कनेक्ट रहेगी। हम हाईवे पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था को सुधारेंगे। यूपी ने तो पूरा डायल 100 में हजारों गाड़ियां ली हैं। हमारा टारगेट है कि किसी तरह हम 100 गाड़ियां हम हाईवे पेट्रोल में कर दें। इधर देहरादून में जाम से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने बताया कि जाम से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा और इसके लिए एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, देहरादून में स्मार्ट सिटी को लेकर काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जाम की स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए डीआईजी ने निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने जाम वाली जगहों पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी की ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।